Hello and welcome back, students. Let us continue from where we have left in the last part. Last part में हमने springs पढ़ा था. We were studying combination of springs और combination of springs में अपन ने पढ़ा था springs in series. Now let us discuss springs in parallel. Okay? तो springs in parallel क्या होता है, कैसे दिखता है, थोड़ा सा समझते हैं. सो स्प्रिंग्स इन पैरेलल, मान लो कि मैंने दो स्प्रिंग्स ले लिए, एक ये वाला स्प्रिंग और एक स्प्रिंग आ गया ये वाला, और इसको अपन ने क्या करा, इसको अपन ने एक प्लेट से चिपका दिया है. ठीक है. मान लो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है. K1 की वैल्यू दे दी अपने को 100 न्यूटन पर मीटर और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है 50 न्यूटन पर मीटर. आपको अगेन तीन चीज़ों के बारे में बोलना है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन, व्हाट इज द टेंशन इन इंडिविजुअल स्प्रिंग एज वेल एज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. याद रखना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि इफ आई रिप्लेस बोथ ऑफ दिस स्प्रिंग विद अ सिंगल स्प्रिंग तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके. नाउ assume that I am applying an external force of 300 न्यूटन. तो सबसे पहले अपन टेंशन बताते हैं और उसके बाद अपन कंप्रेशन और एक्सटेंशन बताएंगे. अच्छा, एक और चीज़ मेरे को पता चली, मेरे को क्या पता चला कि अगर मैं इसको खींचने लग जाऊं तो प्लेट इतना एक्सटेंड हो गई मानो, और इसको बोल लेंगे अपन एक्स. एक्स इज एक्सटेंशन. ओके. एंड बोथ द स्प्रिंग्स वेर इनिशियली एट नेचुरल लेंथ. तो मैंने बोला कि क्या एक्सटेंशन सेम होगा. एक्सटेंशन इन बोथ springs will be same. याद करो तो जब स्प्रिंग सीरीज में लगाए थे तो दोनों में टेंशन सेम था और इंडिविजुअल एक्सटेंशन अलग अलग थी. पहले की एक्सटेंशन x1 थी और दूसरे की एक्सटेंशन x2 थी और टेंशन सब तरफ सेम था. ओके. और यहां पे क्या हो गया, टेंशन अलग अलग हो गया. ओके. और एक्सटेंशन सेम हो गया. एक्सटेंशन क्या हो गया, सेम हो गया. अब अगर मैं इसको x एक्सटेंशन कराता हूं तो पहले वाले स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होगा, तो फोर्स जनरेटेड इन फर्स्ट स्प्रिंग उसको बोलेंगे Fs1. तो दिस इज टेंशन इनसाइड द फर्स्ट स्प्रिंग. और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू एक्स एंड फोर्स जनरेटेड इन सेकेंड स्प्रिंग उसको बोलेंगे Fs2 विच विल बी इक्वल टू K2 इंटू एक्स. अगर K1x की वैल्यू लिखते तो क्या आ जाएगा 100x और ये आ जाएगा 50x. ओके. और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो भी मैंने बाहर से फोर्स अप्लाई करा FSD, ये एक्सटर्नल फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू K1x प्लस K2x. तो दिस बिकम्स, ये क्या हो जाएगा 100x प्लस 50x विच विल बी इक्वल टू 150x. ओके. और ये जो 150x है ये किसके बराबर है, मैंने बाहर से कितना फोर्स लगाया 300 न्यूटन का, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन के बराबर. तो क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 300 बाय 150 विच इज 2 मीटर. तो दोनों का जो एक्सटेंशन आया वो 2 मीटर आया. दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन कितना आ गया, 2 मीटर आ गया. अच्छा, पहले वाले में कितना फोर्स आया देख, तो x की वैल्यू 2 मीटर रख दो तो पहले वाले में जो फोर्स जनरेट हुआ वो 200 न्यूटन का हुआ, और यहां पे x की वैल्यू 2 रखो तो कितना आ गया 100 न्यूटन. तो दोनों को मिला के कितना हुआ 300 न्यूटन विच इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स विच आई हैव अप्लाइड. तो समझने वाली बात क्या है कि एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स विल बी सेम. ओके. व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड टेंशन विल बी डिफरेंट. तो टेंशंस विल बी डिफरेंट. टेंशंस इन इंडिविजुअल springs will be different. Okay. Now how to find equivalent spring constant. Equivalent spring constant कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझते. मैंने बोला कि F external is equals to K1x plus K2x, और मान ले तीसरा स्प्रिंग होता तो K3x लिख लेते.
और एफ एक्सटर्नल को क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू k1x प्लस k2 इंटू एक्स, एक्स गेट्स कैंसल्ड, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस जैसा ही है, सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस जुड़ते थे वैसे पैरेलल में स्प्रिंग्स जुड़ेंगे। स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू, मतलब उनका डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। और मान लो कि अगर मेरे को स्प्रिंग्स का सीरीज में ये बताना है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस, इसका सीरीज उसका पैरेलल। ओके, तो मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर निकालना है मेरे को, तो क्या करते हैं अपन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसे जोड़ लेते, वी ऐड द रेसिप्रोकल्स। ओके, ठीक है, फटाफट लिख लो। आगे वाला जो पार्ट पढ़ेंगे अपन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी से हर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो लिख लेंगे नया टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के कुछ तरीके हैं, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल लेंगे, एफबीडी। इसको क्या बोल लेंगे अपन, एफबीडी। ओके, तो होता क्या है, थोड़ा सा देखते हैं, रूल्स को समझते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान ले कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक है 5 kg का, कितने kg का, 5 kg का। अगर मैं मान ले इसके ऊपर फोर्स लगाऊं राइट में, इस फोर्स की, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 100 न्यूटन, और इसके ऊपर एक और फोर्स लग गया लेफ्ट में जो कि 80 न्यूटन का है। ओके, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट डू वी नो, अच्छा ये फोर्सेस कैसे लगाया मैंने, मान ले रस्सी बांध के खींच रहे दोनों तरफ से। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज बतानी होती कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ कितना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला रूल, वी कंसिडर द मास एज पॉइंट मास। मास एज पॉइंट मास। ओके, सेकेंड चीज जो अपने को समझ में आनी चाहिए, अगर इसको मैंने पॉइंट मास माना तो वो पॉइंट कौन सा है, वेयर द पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट कौन सा होता है, ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली क्या है कि सेंटर ऑफ मास को मैं एक ऐसा पॉइंट मान सकता हूं जहां पे पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाए, एंड वो पॉइंट बहुत छोटा है, ऐसे समझ लेना। कोई भी रिजिड बॉडी का एक सेंटर, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, बराबर है। अब देख, मैंने बोला कि कंसिडर द मास एज पॉइंट मास वेयर द पॉइंट मास इज सेंटर ऑफ मास। अब क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में वी राइट the net force along x axis and y axis। ओके, और ये जो x एक्सिस और y एक्सिस ये कौन चूज करता है, वी चूज द फ्रेम। अपन चूज करते फ्रेम को अकॉर्डिंग to the chosen frame of reference। तो according to the chosen frame of reference we write down net force along x axis and y axis, and we know that ये जो net force होता है F net is equals to mass into acceleration, net acceleration along that axis।
तो एफ नेट कैसे लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू अलोंग दैट एक्सिस। इसको सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ी सी फील आए, ठीक है। मैंने क्या करा, 5 kg को पॉइंट मास माना, देख पॉइंट मास, वेर ये दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यस। अब मैंने बोला कि इसके ऊपर राइट में फोर्स लग रहा है, ओके अच्छा अगेन वी हैव टू राइट डाउन ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द पॉइंट। तो राइट में कौन सा फोर्स लग रहा है 100, और लेफ्ट में कौन सा लग रहा है फोर्स, लेफ्ट में फोर्स लग रहा है 80, ओके। और इसका मास कितना है, इसका मास 2 kg है, तो इसके ऊपर जो एफ नेट लिखा जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बिकॉज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। और मैं जो फ्रेम चूज कर रहा हूं दैट इज लाइक दिस, इसको एक्स एक्सिस ले लिया और इसको क्या ले लिया, वाई एक्सिस। मेरे को एक पता चला कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्सेस लिखे हैं, ओके। अलॉन्ग वाई एक्सिस कौन से फोर्सेस आएंगे थोड़ी देर में अपने को अगले एग्जांपल में समझ में आएगा। देखो पहले तो अपन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल लेते हैं। नाउ व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ नेट कैसे लिखा जाता है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, है ना। जो बड़ा फोर्स है वो लिख लिया अपन ने 100, बड़ा फोर्स है कहां लिख लिया, कितना लिख लिया अपन ने 100। और अगर इसको पॉजिटिव माना तो आई नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको मेरे को नेगेटिव मानना चाहिए, तो दिस विल बिकम -100, सॉरी -80। तो नेट फोर्स कितना आ गया मेरा 20 न्यूटन। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है 2 इंटू ए एक्स के। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास, वेट अ मिनट, इसका मास 5 kg है, 2 kg नहीं है, तो ये 2 के जगह पे अपन 5 कर लेते हैं, ओके। तो 5 इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 20, तो आई राइट डाउन ए एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास अलॉन्ग एक्स एक्सिस। फटाफट लिख लीजिए। अब तो क्वेश्चन से ही कंसेप्ट समझाऊंगा, याद रखना सारे कंसेप्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे। और याद रखना अपने को सिर्फ मेन काम क्या है, एक्सेलरेशन निकालना ही अपना मोटो है। अब एक्सेलरेशन निकालना सीखना ही अपना सबसे मेन काम है। मान लो कि दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, एक सरफेस है विच इज, है ना, टिपिकली इट इज वेरी स्मूथ, और इसके ऊपर अपन ने एक मास रख दिया 10 kg का। इसके ऊपर कितना मास रख दिया 10 kg का। अब जाहिर है अगर मैं 37 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक स्मूथ सरफेस पर एक मास रख दूं तो इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तो आपको बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द मास, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके ऊपर है ना सारे फोर्सेस लिख लेते हैं, ओके। कंसिडर दिस एज पॉइंट मास एंड विल राइट डाउन ऑल द फोर्सेस। तो सबसे पहले नीचे क्या लग रहा है बेटा, नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स विच इज mg, ओके। इस प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, याद है कल बताया था, ओके। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे काम करता है, फ्रॉम द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। अच्छा अब मैंने बोला कि इस mg के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। एक तो अपन फ्रेम को ऐसे चूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी अलॉन्ग दिस न्यू एक्स एक्सिस, ओके। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मानता तो कॉम्प्लिकेट हो जाता थोड़ा सा। तो फ्रेम को मैं मेरे अकॉर्डिंग कन्वीनियंस से मैं सॉल्व कर रहा हूं, एंड आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू द दिस इंक्लाइन प्लेन, ओके। तो मैंने बोला कि नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल। इस mg के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा, एक तो ये आना चाहिए। अब तुम ध्यान देखो, अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एंगल 37 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा mg cos 37, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा mg sin 37। एक आ गया mg cos 37 और एक आ गया mg sin 37, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस ऑफ दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये नई वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू मूव अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट इज ओनली गोइंग टू स्लाइड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अच्छा, इसके इस ब्लॉक पे एक्स एक्सिस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या mg cos थीटा लग रहा है, mg लग रहा है कि mg sin थीटा लग रहा है। दिस इज द फोर्स विच इज एक्टेड अपॉन द ब्लॉक
ऑन एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो फोर्स लग रहा है 10 kg ब्लॉक के ऊपर वो mg sin 37 के बराबर है। अब क्या है, अब दोनों एक्सिस पर नेट फोर्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अपन एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या फोर्स लिखेंगे बेटा, एफ नेट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। अब बड़ा फोर्स क्या है, mg sin 37, इसकी वैल्यू कितनी है mg की 100, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा 60, तो इस mg sin 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 60 माइनस छोटा फोर्स। अच्छा छोटा फोर्स अपन क्या लगते हैं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ देखो कोई फोर्स ही नहीं है, तो mg माइनस छोटा फोर्स मतलब पीछे की तरफ का फोर्स कितना है 0, मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 60/10 which is 6 meter per second square, and I know if I write net force along y axis, तो मेरे को क्या पता चला नेट फोर्स along y axis कितना है 0 which is equals to, देखो इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक नॉर्मल आ गया एक mg cos 37, if I write down mg cos 37 तो 100 into cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो I'll get 80 न्यूटन, ओके 100 into 4/5 is 80 न्यूटन। अब देखो यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो 0 इज इक्वल टू बड़ा फोर्स, मान ले मैंने माना नॉर्मल इज बड़ा, माइनस आप मानो ओके, माइनस क्या आ जाएगा छोटा फोर्स 80, तो यहां से क्या पता चला कि नॉर्मल इज इक्वल टू 80 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज 80 न्यूटन, सही भी है। यहां पे ऊपर और नीचे लगने वाले दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इन ऑर्डर to for the acceleration to become 0, forces along vertical axis y axis must be 0, तो ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए वो 0 आ गया। तो अपने को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे चलते हैं, अपन आगे और डिस्कशन करते हैं। ओके मैंने तुमको पहले बताया था कि पहले अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देख रहे थे, तो नॉर्मल अपना 100 आ गया था। अगर 10 kg का ब्लॉक मैं सरफेस के ऊपर रखता हूँ तो नॉर्मल 100 आ जाता था, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पे 10 kg का ब्लॉक प्लेन पे रखा है, तो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर नहीं होगी, इस बार mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल के बराबर आ जाएगा, ओके विच इज mg cos थीटा। फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको अजीब करना स्टार्ट करते ताकि ज्यादा फील आए। मैं इसको जोड़ देता हूं रस्सी के साथ, मैं इसको किसके साथ जोड़ देता हूं, रस्सी के साथ, कि एक ब्लॉक है अगेन 5 kg का, उसको अपन रस्सी लगा के ऊपर की तरफ खींच रहे, ओके इसको अपन रस्सी लगा के क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे, और इसका जो एक्सेलरेशन है अलोंग वर्टिकल एक्सिस दैट इज गिवन एज a along y axis is equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ay नहीं दिया होगा, आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि वर्टिकल ब्लॉक इज लिफ्टेड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे कुछ बोलेंगे उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला इसके अपन एफबीडी निकालते हैं, एफबीडी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको पॉइंट मास माना, इसके ऊपर के सारे फोर्सेस लिख लिए, क्या करा नीचे mg विच इज इक्वल टू 50, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, देखो देखो याद करो रस्सी के अंदर क्या लगता है, ऊपर की तरफ टेंशन, और ये टेंशन यहां से यहां तक सब तरफ सेम होता है, टेंशन यहां से यहां तक सब तरफ क्या होता है, सेम होता है। तो ऊपर की तरफ टेंशन लग गया, नीचे की तरफ क्या लग गया mg, और इसका नेट फोर्स कितना लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 2, एक्सेलरेशन कितना है 2 है। अच्छा एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्सेस नहीं लग रहे, तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सीधे सीधे अपन लिखेंगे एफ नेट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। अब मैंने बोला कि ये एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, मास इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स, तो बड़ा फोर्स कौन सा रहेगा, टेंशन रहेगा कि mg रहेगा, सोच के बोलना। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज लिफ्टेड अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ रोप, मासलेस रोप, या फिर जिसको लाइट रोप भी बोल लेते हैं, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द टेंशन जनरेटेड इन द रोप, ऐसे कुछ प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो आप बोले, आपको पूछा कि टेंशन कितना बताओ, तुम क्या लिखेंगे, एफ नेट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू टी माइनस mg, तो t कितना, t तो t निकालना है, mg कितना 50, और नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स 5 इंटू 2 विच इज मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस विच इज 10,
तो कैन वी सी दैट टेंशन की वैल्यू इधर से कितनी आ रही है, 60 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे, 60 न्यूटन आ रही है। टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा यहाँ पे, 60 न्यूटन आ रही है। ओके, नया क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ चलते, अगले सवाल की तरफ चलते, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग अच्छे सवाल कराएंगे। थोड़ा सा एक स्प्रिंग से ले लेंगे इस क्वेश्चन। अब देखो यहां पे दो ब्लॉक ले लेते हैं अपन, एक ले लेते हैं अपन 5 kg का और एक ले लेते हैं अपन 10 kg का। एक 5 kg का ब्लॉक ले लिया, एक 10 kg का ब्लॉक ले लिया है। ओके, मैंने बोला कि इसके ऊपर राइट में फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, इसके ऊपर राइट में फोर्स कितना लग रहा है, 60 न्यूटन का, और 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको दे दिया, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। ओके, अच्छा इसको नाम दे देते, इसको 1 बोल लेते, इसको क्या बोलेंगे अपन, 2, एंड दे आर केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे बोला फाइंड एक्सेलरेशन इन फर्स्ट ब्लॉक, एक्सेलरेशन इन फर्स्ट ब्लॉक बताना है कितना। तो सीधे सीधे अपन क्या करते हैं, सीधे सीधे अपन फोर्सेस लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 पे लिखेंगे। ओके, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ रहा होगा, स्प्रिंग के अंदर क्या आ रहा होगा, टेंशन इनसाइड द स्प्रिंग। ओके, या फिर आप तो बोल लो स्प्रिंग फोर्स, ये टेंशन मतलब क्या है तुम्हारा, स्प्रिंग फोर्स। आगे एक फोर्स लग रहा है जो रस्सी से लग रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टीएस बोलेंगे, और आगे जो फोर्स लग रहा है उसको टी बोलेंगे। ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, टीएस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये टीएस 10 kg ब्लॉक पे कहां लग रहा है, ये पीछे की तरफ लग रहा है। ओके, और 5 kg ब्लॉक पे टीएस कहां लग रहा है, आगे की तरफ, और ये दोनों वैल्यू सेम होती है, ये याद रखना। और टीएस की वैल्यू हर पॉइंट पे स्प्रिंग पे सेम होती है, मैं कल भी बता चुका हूं। जब स्प्रिंग को अपन फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है वो हर पॉइंट पे कैसा होता है, वो सेम होता है। तो टेंशन इनसाइड द स्प्रिंग एट ईच पॉइंट इज सेम। तो मैंने बोला 10 kg ब्लॉक पे एफबीडी लिखो, तो विल राइट डाउन एफबीडी फॉर 10 kg लिखेंगे, फॉर 2। इफ आई राइट डाउन एफबीडी फॉर सेकेंड ब्लॉक तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा समझते देख। ब्लॉक को पॉइंट मास मान लिया, इसके ऊपर राइट में क्या फोर्स लग रहा है, टी विच इज 60, और पीछे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, टीएस। ओके, और इसका जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। ओके, नाउ वी डिसाइड एंड वी चूज फ्रेम लाइक दिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज अपना एक्स एक्सिस, एंड आई विल राइट डाउन नेट फोर्स अलॉन्ग एस एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, एफ नेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इंटू, मास कितना है बेटा इसका, 10 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज, ऐसे लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 2, इज इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। अब तुम ध्यान से देखना, इट इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स राइट, ये कहां एक्सेलरेट हो रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो बड़ा फोर्स कौन सा रहेगा, 60 रहेगा, क्योंकि जिस साइड में बड़ा फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में ये चीज एक्सेलरेट होनी चाहिए। तो मैंने बोला मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, बड़ा फोर्स कौन सा रहेगा बेटा, ये रहेगा 60 विच इज टी माइनस टीएस, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, आगे बड़ा पीछे छोटा। तो ये चीज क्या हो गया, देखो मैं क्या करता हूं, ये टीएस इधर ले आता हूं और ये उधर भेजता हूं। तो टीएस कितना आया, टीएस इज इक्वल्स टू, ये 10 इंटू 2 20, 60 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर, सॉरी 40 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया, टीएस 40 न्यूटन आ गया है। अब विल राइट एफबीडी फॉर फर्स्ट ब्लॉक। अब फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है विच इज टुवर्ड्स राइट, बाकी एमजी और अपन नॉर्मल को कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज दे विल बी सेम। ओके, नाउ एक्स एक्सिस पर यहां पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, और 5 kg के ब्लॉक पे राइट में एक फोर्स कौन सा लग रहा है, विच इज टीएस, और अपन टीएस की वैल्यू निकाल चुके हैं, इट इज, टीएस की वैल्यू कितनी है, 40। ओके, और ये मास कितना है, ये मास है 5 kg का। तो इसके अंदर जो नेट फोर्स जनरेट होगा, एफ नेट
अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स कोई नहीं है, जीरो है। और एफ नेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये मास कौन सा m1 के m2, ये ले लेंगे अपन m1 ax इज इक्वल टू 40 एंड आई नो m1 की वैल्यू कितनी है 5, तो ax कितना आ जाएगा, ax आ जाएगा 40/5 विच इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको और अच्छा करते हैं और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा सोचता हूं कि अपन अभी है ना एक चीज पढ़ने के लिए तैयार है विच इज कॉल्ड एज सिंपल एटवुड मशीन। अगर आपको थोड़ा बहुत फील आ रही हो क्वेश्चंस की, तो वी आर नाउ रेडी टू स्टडी सिंपल एटवुड मशीन। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली सिंपल एटवुड मशीन अपन थोड़ा सा देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं अपन। अगर फ्री बॉडी डायग्राम लिखना पता चल गया तो अपन सिंपल एटवुड मशीन लिखना स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, वी कंसिडर द मास एज पॉइंट मास, वी राइट डाउन ऑल द फोर्सेस ऑन द पॉइंट एंड वी सेट अ फ्रेम एंड राइट डाउन एफ नेट इक्वेशन। नेट फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं अपन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड देन वी कैलकुलेट जो भी अपने को कैलकुलेट करना होता है। तो इतना इजी प्रोसीजर है, इतना आसान प्रोसीजर है, 3-4 स्टेप अपन याद रखेंगे तो हर क्वेश्चन बन जाएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देख, मैंने बोला अच्छा सिंपल एटवुड मशीन क्या होता है, कंसेप्ट है पुली ब्लॉक सिस्टम को ही सिंपल एटवुड मशीन कहते हैं। मैं कंस्ट्रेंट में आपको ये बता चुका हूं। मान ले एक ब्लॉक है m1 और दूसरा ब्लॉक है m2, और आपसे बोला कि m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड दिस पुली इज कनेक्टेड। इस पुली को क्या कर लिया अपन ने, कनेक्ट कर लिया। आपसे दो सवाल हमेशा पूछेंगे कि व्हाट इज द टेंशन इनसाइड द रस्सी एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब याद करना थोड़ा सा कंस्ट्रेंट को, मैंने बोला था कि पुली रुकी हुई है तो इसका जो एक्सेलरेशन, इसका जो वेलोसिटी होगा उतना ही एक्सेलरेशन और वेलोसिटी m2 का भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि m1 और m2 दोनों का जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगा वो सेम है। तो ऐसा मानते हैं कि m1 ग्रेटर देन m2 के कारण ये नीचे की ओर एक्सेलरेट करा और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए। इस रस्सी के अंदर एक टेंशन भी जनरेट होगा और m1 पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और m2 पे टेंशन कहां लगेगा, ये भी ऊपर की तरफ लगेगा। पुली के ऊपर टेंशन कहां लगेगा, पुली के ऊपर टेंशन नीचे लगना चाहिए। तो पुली के ऊपर जो कुल मिला के टेंशन लग रहा है नीचे की तरफ वो कितना आ रहा है, 2T। ओके, तो इस वाले रस्सी के अंदर जो रिएक्शन जनरेट होगा वो 2T के बराबर होगा क्योंकि पुली रुकी हुई है। ओके, एज द पुली इज एट रेस्ट, तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस और नीचे वाले लगने वाले फोर्सेस सारे बैलेंस होने चाहिए। तो पुली के ऊपर नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, 2T, तो ऊपर की तरफ भी क्या लगना चाहिए, 2T। इसको बोलते हैं रिएक्शन फ्रॉम पुली, जो कि बहुत आसान होता है निकालना। बट बाय द वे वी आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन इनसाइड द स्प्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है बिकॉज दे आर कंस्ट्रेंट। इसके अंदर 2-3 चीजें समझनी चाहिए। वी कंसिडर, ऐसे लिख लेते, फॉर स्ट्रिंग वी कंसिडर क्या कंसिडर करते हैं, देखो 2-3 चीजें। सबसे पहले तो स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड एज मासलेस। सेकेंड, स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, द डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग या फिर जो उसका रेडियस होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म एंड वेरी थिन। तो लिख लेते यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ये आ गया। तीसरा जो पॉइंट होता है, स्ट्रिंग मासलेस है, यूनिफॉर्म है और इनइलास्टिक है।
मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, रस्सी की लेंथ बढ़ने वाली नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक रस्सी है। ओके, और वेट अ मिनट, जो चौथी चीज अपने को समझनी है रस्सी के बारे में कि अपन, वेट अ मिनट, ओके, तो स्ट्रिंग कैसे कंसिडर करते हैं? इट इज मासलेस, इट इज यूनिफॉर्म, इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इट इज इनइलास्टिक। और ये कल भी बता चुका हूं मैं कि रस्सी के अंदर सब तरफ टेंशन कैसे होता है। वी कंसिडर टेंशन इनसाइड द रस्सी एट ईच पॉइंट इज सेम, तो सेम टेंशन एट ईच पॉइंट। ओके, और टेंशन जो होता है वो सेम होता है सब तरफ, और सिर्फ डायरेक्शंस अलग होती है। इस मास के ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और पुली के ऊपर टेंशन कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, जो जाहिर सी बात है। ओके, देखते ही समझ में आ जाता है वो। ठीक है, तो ये आ गए तुम्हारे एजम्पशंस फॉर रस्सी। एंड नाउ व्हाट आर द एजम्पशंस फॉर पुली? इस चीज को बोला जाता है पुली। तो पुली के लिए एजम्पशंस क्या है? फॉर पुली we consider that pulley is massless and pulley is frictionless. फ्रिक्शनलेस मतलब क्या? इसका कोई इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा और रस्सी उसके ऊपर चिपकेगी नहीं, तो पुली इज नॉट गोइंग टू रोटेट। पुली सिर्फ वहां पे वैसी स्टैटिक रहेगी, पुली इज नॉट गोइंग टू रोटेट। आगे जाके अपन रोटेशनल मोशन में समझेंगे कि पुली उन क्वेश्चंस के अंदर रोटेट होने लगती है। ठीक है, तो फटाफट लिख लो इसको, फिर अपन इसको सॉल्व करते। मूंछों की वजह से गुदगुदी हो रही है नाक में। चलो देखो, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो विल राइट फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड मास। तो राइटिंग फ्री बॉडी डायग्राम FBD फॉर M1, M1 के ऊपर FBD लिखते हैं, तो M1 को पॉइंट मास माना, नीचे उसके ऊपर क्या लग रहा है? उसके ऊपर लग रहा है M1G। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है सर? ऊपर की तरफ उसके ऊपर लग रहा है टेंशन। इसका एक्सेलरेशन कहां पे है? इसका एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ है, तो जाहिर सी बात है M1G बड़ा होगा टेंशन से। तो अपन लिखते हैं y एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स। तो राइटिंग नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? M1 इंटू AY इज इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। और ये AY कितना है? ये A के बराबर है, जो कि अपने को निकालना है। बड़ा फोर्स कितना है बेटा? M1G माइनस छोटा फोर्स T। तो M1 कितना है? M1 इज M1। ओके, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एक्स एक्सिस में तो उसके ऊपर कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपन नहीं लिखते। तो राइटिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2 के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, ये M2 आ गया तुम्हारा पॉइंट मास, और पॉइंट मास कौन सा है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। और M2 के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे क्या लग रहा है? M2G वेट लगेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? इसके ऊपर टेंशन। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगना चाहिए। ओहो हो, और इसका एक्सेलरेशन कहां है? इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, देखो। ओके, एज आई कंसिडर M1 ग्रेटर देन M2, तो M1 नीचे आएगा और M2 ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा? टेंशन विल बी ग्रेटर देन M2। ओके, M2G से कौन ज्यादा होगा? टेंशन ज्यादा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? M2 इंटू एक्सेलरेशन इन y एक्सिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? T माइनस M2G। अब देखो, इसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन है? इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन है? एक तो एक्सेलरेशन वेरिएबल आ गया, आपको मास गिवन है और बाकी सारी चीजें गिवन है। तो वेरिएबल कौन कौन है? एक्सेलरेशन और टेंशन। यहां पे भी कौन है? एक्सेलरेशन और टेंशन। तो दो वेरिएबल निकालने हैं, इसलिए दो इक्वेशन बने। तीन वेरिएबल होते तो तीन इक्वेशन बन जाते, वो अलग बात है। लेकिन अब अगर मैं इस वाले इक्वेशन को इसमें ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और फिर क्या लिखेंगे? M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। एंड इफ आई ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या मिलेगा? देखो, यहां पे माइनस T और T कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे को क्या बचा?
ए ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, m1g माइनस m2g। तो a की वैल्यू कितनी आई, a इज इक्वल्स टू m1g माइनस m2g बाय m1 प्लस m2। उसी प्रकार से अगर मैं a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखूं तो आई विल गेट टेंशन, तो अपन क्या करते, a की वैल्यू उठा के यहां पर रख देते। तो m1 इंटू ए कितना आया, m1g माइनस m2g बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता है, देखो आई विल गेट m1 स्क्वायर g माइनस m1 m2 g इज इक्वल टू, इसको ये मल्टीप्लाई करो, m1 स्क्वायर g m1 m2 g ओके माइनस 3 ब्रैकेट m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, माइनस 3 ब्रैकेट m1 प्लस m2। ओके, तो इफ वी सॉल्व तो मेरे को पता चला कि ये दो टर्म्स कट जाएंगी, m1 स्क्वायर जी और m1 स्क्वायर जी, इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टेंशन इज इक्वल्स टू m1 m2 g बाय m1 प्लस m2, ये आ गया तुम्हारा टेंशन। ठीक है, तो इसको अगर समझ के फटाफट लिख लिया होगा तो अपन और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के अंदर। अगला पार्ट जो होगा उसके अंदर सारे अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मेजर याद रखना, दो टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द योर दिस थिंग, एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपन देखते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में अपन इसको सॉल्व करते हैं।